मैक्सिम गोर्की कौन था और किसे भारत के मैक्सिम गोर्की कहा जाता है? तो आइए जानते हैं। मैक्सिम गोर्की रूस या सोवियत संघ के प्रसिद्ध लेखक तथा राजनीतिक कार्यकर्ता थे। उनका असली नाम अलिस्केय मक्सिमविच पेशकोव था। उन्होंने समाजवादी यथार्थवाद नामक साहित्यिक परिभाषा की स्थापना की थी। वह साहित्य में नोबेल पुरस्कार के लिए 5 बार नामित भी हुए थे। एक लेखक के रूप में सफलता के लगभग 15 साल पहले उन्होंने अक्सर नौकरियां बदली और रूसी साम्राज्य में घूमते रहे। ये अनुभव उन्हें व उनके लेखन को कई बार प्रभावित भी करते थे। ये तो रहा मैक्सिम गोर्की के बारे में, पर अगर हम हमारे शीर्षक पर एक बार फिर से देखें तो अगला सवाल यह है कि भारत के मैक्सिम गोर्की कौन है? इसका जवाब शायद आप में से कुछ को ही पता हो कि वो कोई और नहीं बल्कि मुंशी प्रेमचंद जी हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उपनाम यूं ही नहीं दे दिया गया, बल्कि उन दोनों में बहुत तरह की समानताएं हैं जिन्हें मैं संक्षेप में बताऊंगी। शुरू करने से पहले मैक्सिम गोर्की की तरह मुंशी प्रेमचंद की भी व्यक्ति परिचय दे दूं जरा। प्रेमचंद जी, जिनका असली नाम धनपत राय श्रीवास्तव था, वे हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी। उनमें से अधिकांश हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुए। अब दोनों के बारे में उन बातों पे चर्चा करेंगे जो काफी मिलती जुलती हैं। जन्म से शुरू करते हैं। मैक्सिम गोर्की का जन्म 28 मार्च 1868 को निजनी नोवगोरोद में नगर में हुआ और इनकी मृत्यु 18 जून 1936 को हुई। जब वह 5 साल के थे तब उनके पिता का हैजा से निधन हो गया। उनकी मां ने जल्दी ही पुनर्विवाह कर लिया और उसे उनके नाना के पास छोड़ दिया। उनके दादा एक सख्त टास्क मास्टर थे, लेकिन उनकी दादी ने युवा पिस्कोव को लोक कथाओं से बढ़ावा दिया। अपनी दादी की डाई की दुकान से पारिवारिक आय में गिरावट का मतलब था कि गोर्की को तब काम करना शुरू करना था जब वह सिर्फ 8 साल के थे। उनकी नौकरियों में एक प्रशिक्षु, एक जहाज के डिश वॉशर और एक कारखाने के कर्मचारी के रूप में काम करना उन्होंने शामिल किया। उन्होंने रास्ते में पढ़ना लिखना सीखा, लेकिन जब तक वह 21 साल के थे तब तक उनके जीवन का दुख पेशकोव का एक शौक बन गया। वहीं दूसरी ओर मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म भी उसी के लगभग 31 जुलाई 1880 को हुआ। अगर देखें तो गोर्की के जन्म के लगभग 12 साल बाद और मुंशी प्रेमचंद जी की मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई और उसी साल गोर्की की भी मृत्यु हुई थी। प्रेमचंद का जन्म वाराणसी जिले, जो कि उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंद देवी तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लम्ही के डाक मुंशी थे। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई। प्रेमचंद के माता पिता के संबंध में रामविलास शर्मा लिखते हैं कि जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। जब 15 वर्ष के हुए तब उनका विवाह कर दिया गया और 16 वर्ष की आयु में उनके पिता का देहांत हो गया। अब यहाँ अगर देखें तो गोर्की के पिता की मृत्यु हो गई थी और मुंशी जी के माँ की गोर्की की तरह मुंशी जी की भी जिंदगी काफी संघर्षपूर्ण रही। सौतेली माँ का व्यवहार, बचपन में शादी, पंडे पुरोहितों का कर्मकांड, किसानों और क्लर्कों का दुखी जीवन, यह सब प्रेमचंद ने 16 वर्ष की उम्र में ही देख लिया था। इसलिए उनके ये अनुभव एक जबरदस्त सच्चाई लिए हुए उनके कथा साहित्य में झलक उठे हैं। उनको बचपन से ही पढ़ने में रुचि थी। अगर गोर्की की बात करें तो उनके पिता की मृत्यु के बाद मां ने दूसरी शादी कर ली और गोर्की को नाना नानी के पास छोड़ दिया था। तो यहाँ पर भी दोनों में काफी समानता है। साम्यवाद और आदर्शोन्मुख यथार्थ भाव के प्रस्तुतकर्ता मैक्सिम गोर्की त्याग, साहस एवं सृजन क्षमता के जीवंत प्रतीक थे। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि व्यक्ति को उसकी उत्पादन क्षमता के अनुसार जीविकोपार्जन के लिए श्रम का अवसर दिया जाना चाहिए एवं उसकी पारिवारिक समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वेतन या वस्तुएं मिलनी चाहिए।
कालांतर में यही तथ्य समाजवाद का सिद्धांत बन गया। गोर्की का विश्वास वर्गहीन समाज में था एवं इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे रक्त क्रांति को भी जायज समझते थे। असमर्थ युग के समर्थ लेखक के रूप में मैक्सिम गोर्की को जितना सम्मान, कीर्ति और प्रसिद्धि मिली, उतनी शायद किसी अन्य लेखक को अपने जीवन में मिली होगी। वे क्रांति दृष्टा और युग दृष्टा साहित्यकार थे। जन्म के समय अपनी पहली चीख के बारे में स्वयं गोर्की ने लिखा है, मुझे पूरा यकीन है कि वह घृणा और विरोध की चीख रही होगी। पहली चीख मेरे ख्याल से आप लोग सब समझ गए होंगे, जब बच्चा पैदा होता है और माँ की जो चीख निकल रही होती है, यहाँ उसकी बात हो रही है। इस पहली चीख की घटना 1868 ईस्वी की 28 मार्च की रात 2 बजे की है, लेकिन घृणा और विरोध की यह चीख आज इतने वर्ष बाद भी सुनाई दे रही है। यह आज का कड़वा सच है और मैक्सिम गोर्की शब्दों का अर्थ भी है बेहद कड़वा। निजनी नोवरगरद ही नहीं, विश्व का प्रत्येक नगर उनकी इस चीख से अवगत हो गया है। 1905 में गोर्की पहली बार लेनिन से मिले। 1906 में गोर्की विदेश गए। अमेरिका में नामक एक कृति लिखी जिसका नाम था अमेरिका में, जिसमें अमेरिकी बुर्जुआ संस्कृति के पतन का व्यंग्यात्मक चित्र दिया गया था। नाटक शत्रु और माँ उपन्यास में, जो कि 1906 में लिखे गए थे, गोर्की ने बुर्जुआ और लोगों को मजदूरों के संघर्ष का इसमें इन्होंने वर्णन किया है। विश्व साहित्य में पहली बार इस विषय पर कुछ लिखा गया था। इन रचनाओं में गोर्की ने पहली बार क्रांतिकारी मजदूर का चित्रण किया था। लेनिन ने इन कृतियों की प्रशंसा की। 1905 की क्रांति के पराजय के बाद गोर्की ने एक लघु उपन्यास जिसका शीर्षक था पापों की स्वीकृति, इस्पावेद, जो कि एक रशियन लैंग्वेज में इसको कहते हैं इस्पावेद, लिखा, जिसमें कई आध्यात्मवादी भूलें थी जिनके लिए लेनिन ने इसकी सख्त आलोचना की। आखिर लोग और गैर जरूरी आदमी की जिंदगी में सामाजिक कुरीतियों की आलोचना है। मौजी आदमी नाटक में, जो कि 1910 में लिखा गया था, इसमें बुर्जुआ बुद्धिजीवियों का व्यंग्यात्मक वर्णन है। इन वर्षों में गोर्की ने बोल्शेविक समाचार पत्रों, जिसका नाम था ज्विज्दा और प्रबुद्धा, के लिए अनेक लेख लिखे। ज्विज्दा और प्रबुद्धा के लिए उन्होंने कई ऐसे लेख लिखे। 1911 से 13 में गोर्की ने इटली की कहानियां लिखी जिनमें आजादी, मनुष्य जनता और परिश्रम की प्रशंसा की गई है। 1912 से 16 में रूस में कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। रूस में कहानी संग्रह है जिसमें तत्कालीन रूसी मेहनत कशों की मुश्किल जिंदगी प्रतिबिंबित होती है। वहीं दूसरी ओर 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर स्कूल इंस्पेक्टर पद से 23 जून को इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं के वे संपादक पद पर कार्यरत थे। यहाँ प्रेमचंद जी की बात हो रही है। इसी दौरान उन्होंने प्रवासी लाल के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस भी खरीदा तथा हंस और जागरण पत्रिकाएं निकाली। प्रेस उनके लिए व्यावसायिक रूप से लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ। 1933 ईस्वी में अपने ऋण को पटाने के लिए उन्होंने मोहनलाल भवनानी के सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक के रूप में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। फिल्म नगरी प्रेमचंद को रास नहीं आई। वे 1 वर्ष का अनुबंध भी पूरा नहीं कर सके और 2 महीने का वेतन छोड़कर बनारस लौट आए। अब देखते हैं इन दोनों का साहित्यिक जीवन कैसा था। 1892 में गोर्की की पहली कहानी मकर छुद्रा प्रकाशित हुई। गोर्की की प्रारंभिक कृतियों में रोमांसवाद और यथार्थवाद का मेल दिखाई देता है। बास के बारे में गीत, जो कि 1895 में, झंझा तरंगिका के बारे में गीत, जो कि 1995 में, और बुढ़िया इजरगिल, जो कि 1901 में, इनकी जो कृतियों में क्रांतिकारी भावनाएं प्रकट हुई थी। 2 उपन्यासों, पहला था उसमें फोमा गार्दियेव, जो कि 1899, और वे 3 1901 में गोर्की ने शहर के अमीर और गरीब लोगों के जीवन का वर्णन किया था। 1899 से 1900 में गोर्की का परिचय चेखव और लेव तलस्तोय से हुआ। उसी समय से गोर्की क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने लगे। 1901 में उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें काले पानी की सजा हुई। 1902 में विज्ञान अकादमी ने गोर्की का सामान्य सदस्य की उपाधि दी, परंतु रूस के जार ने इसे रद्द कर दिया।
गोर्की ने अनेक नाटक भी लिखे, जैसे सूर्य के बच्चे 1905 में, बर्बर 1905 में, तलछट 1902 आदि, जो बुर्जुआ विचार के विरुद्ध थे। गोर्की के सहयोग से नया जीवन बोल्शेविक समाचार पत्र का प्रकाशन हो रहा था। मेरा बच्चन 1912 और 13 में, जनता के बीच 1914 में और मेरे विश्वविद्यालय 1923, ये जो उपन्यासों में गोर्की ने अपनी आत्मकथा लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी। 1917 की अक्टूबर क्रांति के बाद गोर्की बड़े पैमाने पर सामाजिक कार्य कर रहे थे। इन्होंने विश्व साहित्य प्रकाशन गृह की स्थापना की। अल्योशा यानी अलिस्केय मक्सिमविच पेशकोव यानी मैक्सिम गोर्की पीड़ा और संघर्ष की विरासत लेकर पैदा हुए थे। उनके बड़े ही पिता लकड़ी के संदूक बनाया करते थे और माँ ने अपने माता पिता की इच्छा के प्रतिकूल विवाह किया था। लव मैरिज की बात हो रही है। किंतु मैक्सिम गोर्की 7 वर्ष की आयु में ही अनाथ हो गए। क्यों अनाथ हो गए? पिता की मृत्यु हो गई और माँ ने वह दूसरी शादी के लिए चक्कर में अपने उनको नाना नानी के पास छोड़ दिया था। किंतु क्या हुआ कि उनकी शैलकश और अन्य कृतियों में वोल्गा का जो सजीव चित्रण है, उसका कारण यही है कि माँ की ममता की लहरों से वंचित गोर्की वोल्गा की लहरों की बचपन से संरक्षण प्राप्त करते रहे। मतलब उन्होंने अपनी माँ की ममता की छांव को हमेशा से मिस किया था। साम्यवाद एवं आदर्शोन्मुख यथार्थ भाव के प्रस्तुतकर्ता जो थे मैक्सिम गोर्की त्याग, साहस एवं सृजन क्षमता के जीवंत प्रतीक थे। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि व्यक्ति को उसकी उत्पादन क्षमता के अनुसार जीविकोपार्जन के लिए श्रम का अवसर दिया जाना चाहिए और उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वेतन या वस्तुएं मिलना भी आवश्यक है, और इसके लिए वो हर चीज को जायज मानते थे। उनकी रचनाओं में व्यक्त यथार्थवादी संदेश केवल रूस तक ही सीमित नहीं रहे। उनके सृजन काल में ही उनकी कृतियां विश्व भर में लोकप्रिय होना प्रारंभ हो गई थी। भारतवर्ष में तो 1932 से ही उनकी रचनाओं ने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी निजी भूमिका संपादित की। उनकी रचनाओं के कथानक के साथ साथ वह शाश्वत युगबोध भी हैं, जो इन दिनों भारत की राजनीतिक एवं साहित्यिक परिस्थिति से प्रभावशील एवं प्रगतिशील युगांतर उपस्थिति करने में सहायक सिद्ध हुआ। उनका क्रांतिकारी उपन्यास माँ, जिसे ब्रिटिश भारत में पढ़ना अपराध था, यथार्थवादी आंदोलन का सजीव घोषणा पत्र है। माँ का नायक है पावेल व्लासेव, जो एक साधारण और दरिद्र मिल मजदूर है। पात्र के चरित्र में सबलताएं और दुर्बलताएं, अच्छाइयां और बुराई, कमजोरियां सभी कुछ हैं, मिला जुला रूप है सभी तरह का। यही कारण है कि पावेल व्लासेव का चरित्र हमें बहुत गहरे तक छू जाता है। गोर्की की कृतियों से सोवियत संघ और सारे संसार के प्रगतिशील साहित्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। गोर्की की अनेक कृतियां भारतीय भाषाओं में अनुदित हुई। हमारे महान हिंदी लेखक मुंशी जी खुद भी गोर्की के गहरे प्रशंसक थे। दूसरी ओर प्रेमचंद के साहित्य जीवन का आरंभ है वह 1901 से हो चुका था। आरंभ में वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। प्रेमचंद की पहली रचना के संबंध में रामविलास शर्मा जी लिखते हैं, प्रेमचंद की पहली रचना जो अप्रकाशित ही रही, शायद उनका वह नाटक था जो उन्होंने अपने मामा के प्रेम और उस प्रेम के फलस्वरूप चमारों द्वारा उनकी पिटाई पर लिखा था। इसका जिक्र उन्होंने अपनी पहली रचना नाम के अपने लेख में किया है। उनका पहला उपलब्ध लेखन उर्दू उपन्यास असरारे माबिद है, जो धारावाहिक के रूप में प्रकाशित हुआ था। इसका हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य नाम से हुआ। प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास हम खुरमा व हम सवाब है, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। 1908 ईस्वी में उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन प्रकाशित हुआ। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस संग्रह को अंग्रेजों सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ लिखा था, और इनकी सभी प्रतियां जब्त कर ली गई। इसके लेखक नवाब राय, जो कि हमारे प्रेमचंद जी को भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी भी दी गई। इसके कारण उन्हें नाम बदलकर प्रेमचंद के नाम से लिखना पड़ा। तो बच्चे समझ में आए धनपत राय से वो प्रेमचंद कैसे बने? इसी वजह से। इसके कारण उन्होंने नाम तो बदल लिया। उनका यह नाम दया नारायण निगम ने रखा था। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका में दिसंबर 1910 के अंक में प्रकाशित हुई, और 1918 ईस्वी में उनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ।
इसकी अत्यधिक लोकप्रियता ने प्रेमचंद को उर्दू से हिंदी का कथाकार बना दिया। हालांकि उनकी लगभग सभी रचनाएं हिंदी और उर्दू दोनों में प्रकाशित हो रही होती हैं। उन्होंने लगभग 300 कहानियां तथा 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे। मुंशी जी की रचनाओं में अब यहाँ पे बताना संभव नहीं है, क्योंकि उनकी रचनाओं की लिस्ट बहुत बड़ी है और सारे ही एक से बढ़कर एक हैं। तो दोनों ही असमर्थ युग के समर्थ लेखक के रूप में जितना सम्मान, कीर्ति और प्रसिद्धि मिली, उतनी शायद ही किसी अन्य लेखक को अपने जीवन में मिली होगी। ये क्रांति दृष्टा और युग दृष्टा साहित्यकार थे। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि दोनों की व्यक्तिगत जिंदगी, व्यवसाय जिंदगी, विचार रचनाएं आदि में भी बहुत अधिक समानताएं हैं। खैर, कहने को तो बहुत सारी बातें अभी भी बाकी हैं, पर मैं इन दोनों की ये तुलनात्मक कहानी यहीं समाप्त करती हूँ और जल्द ही मिलूंगी एक नई कहानी के साथ अगले वीडियो में। अब तक हमारी कहानियों को सुनते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।